नमस्कार। कार्यक्रम आईना में आज आप सभी का स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज मुखातिब हूँ एक शख्सियत, ऐसी शख्सियत से जो अनेक पदों पर काबिज रहे, भली भांति दायित्व का निर्वहन किया। उसमें संघ के पद बहुत सारे हैं और बहुत सारे संघ बीजेपी के यानी भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन आज जब हम बात करेंगे बालकों की स्थिति को लेकर और उनके साहित्य को लेकर, तो फिर मैं उनका परिचय देना चाहूंगा कि वो पूर्व में मध्य प्रदेश बाल कल्याण आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं। तो फिलहाल इसी परिचय के साथ आगे बढ़ेंगे और हम पहले क्वेश्चन के रूप में पहले सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है मोदी जी स्टूडियो में। और एक सबसे पहले जो बात आती है कि बाल कल्याण की और बालक की चिंताओं की, तो ये सवाल आपके मन में कब कैसे हुआ और आपका रुझान उस तरफ चल पड़ा? मुझे लगता है जब हम बात करते हैं बाल अधिकारों की, बाल अधिकारों के संरक्षण की जी, बालकों के विकास की, बालकों के संपूर्ण विकास की, तो मैं मानता हूं कि अगर भारत का विकास या किसी भी देश का विकास होना है, किसी भी देश को अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ना है, तो उसे अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम देखें तो 0 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं जी, वो आबादी पूरे देश की आबादी का 40-41% होता है जी, और वो आबादी है जिसके ऊपर आने वाली आबादी का भी उनके कंधों पर भार आने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि बाकी सभी लोग उम्र के अनुसार अब बड़ी उम्र में जाएंगे, मैं कहूँ एक वृद्ध होंगे और ये एक युवा की तरफ बढ़ते हुए अपनी सारी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। अगर किसी भी बाल मन के जब अबोध बाल मन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, कोई दुष्प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव उसके जीवन भर रहता है और वो उसके संपूर्ण विकास में बाधा करता है। अवश्य, चाहे वो उसके एक पूर्णतः शारीरिक विकास की बात हो, अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, एक अगर बीमार बच्चा बड़ा होता है, किसी तरह की विकृति के साथ में बड़ा होता है, तो जीवन भर उस विकृति के साथ चलता है और एक अच्छे मानव मानवता को बनाने में वो बाधक बना रहता है। इसलिए मुझे लगता है सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक ऐसा बचपन दें कि जो संपूर्ण समाज की अच्छी रचना कर सके, संपूर्ण समाज में अच्छा वातावरण दे सके। इन सब में उसके संपूर्ण विकास के साथ साथ उसके संस्कारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसा कि आपके परिचय में एक विशेष वो है कि आप मध्य प्रदेश बाल कल्याण आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं, तो वो एक कालखंड रहा जब एक दायित्ववान पदाधिकारी रहे हैं आप, तो बालकों की क्या स्थिति पाई जब आजादी के हम लगभग स्वर्ण काल की ओर, मतलब उस कालखंड को भी हम पार कर चुके हैं। अब तो आज हम क्या पाते हैं, कौन सी चूक रही जब हम बच्चों के बारे में चिंतन करने के लिए बाध्य हैं? मोदी जी, मैं ऐसा मानता हूं जी, मेरी व्यक्तिगत रूप से और मेरे अनुभव के आधार पर हमने शिक्षा में बहुत विकास किया है, इसमें कोई शक नहीं है। सारी दुनिया के अंदर हम एक बहुत अच्छे पायदान पर खड़े हैं, लेकिन इन सब में हमसे जो चूक हो गई है या जिस पर हमारा ध्यान कम गया है, वह संस्कार है। संस्कार एक ऐसी व्यवस्था है, संस्कार एक ऐसा आईना है कि इसमें संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण मानवत्व का चित्र खड़ा होता है। बिल्कुल ठीक। हम बच्चों को पढ़ाने में एक पैकेज की दुनिया में इतना अधिकतम ले गए, परसेंटेज में उसको इतना हमने उलझा दिया है कि वो संस्कारों से दूर होता जा रहा है। बिल्कुल। और ये संस्कार की व्यवस्था परिवारों से भी कम होती जा रही है, शिक्षा व्यवस्था से भी कम होती जा रही है, समाज से कम होती जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है, संस्कार के बगैर व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे बोलता है प्राण के बगैर शरीर है। संस्कार के बगैर व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे पानी के बगैर नदी है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं अगर उसके अंदर पानी नहीं है। तो वैसे ही मनुष्य के अंदर में शिक्षा के साथ साथ संस्कार उससे भी ज्यादा आवश्यक हैं। हमने शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया है, हमने आधुनिक शिक्षा पर ध्यान दिया, सारी दुनिया की हमने नकल करके दुनिया के कंपटीशन में खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार किया है। लेकिन जो हमारी ताकत थी, जो हमारे यहाँ का वैल्यू सिस्टम था, जो संस्कारों की व्यवस्था थी, जो परिवार दादी नानी की कहानी से जो बच्चों को संस्कार मिलते थे, हम उनको भूलते चले गए। तो मुझे लगता है हमने एक ऐसा समाज खड़ा कर दिया है, अगर हमने उसमें संस्कारों की चिंता नहीं की तो वह एक हमें जो एक वरदान होना चाहिए तो अभिशाप की तरफ बदलने लगता है। आप देखते हैं समाज में, देखते हो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। 2 साल की बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, 1 साल की बच्ची के साथ घटना हो रही है।
आखिर कैसा विकृत मानसिकता खड़ी हो रही है। जी, अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो आपका आशय ये है कि जब तक हम गीली मिट्टी को हम ठीक सांचे में नहीं ढालेंगे तब तक हम अच्छी मूर्ति को आकार नहीं दे पाएंगे। तो क्या हम ये माने कि जिस कालखंड में हमने बालक ध्रुव की कथाएं सुनी वो अच्छा भक्त भी है, ईश्वर को प्राप्त भी करता है और फिर अच्छा शासक भी सिद्ध होता है, तो क्या नैतिक शिक्षा के लिए वापस लेके चलेंगे बच्चों को हम, या फिर कोई और विकल्प? मुझे लगता है नैतिक शिक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है समाज में जी ठीक रखने का, समाज को में जो व्यक्ति है उसको एक सामाजिक प्राणी बनाने का। हमने धीमे धीमे नैतिक मूल्यों के हिरास किए हैं। अच्छा। जैसे बड़ी एक हम लोग देखते हैं एक नारा चलता है हाँ। कि जो कमाएगा वो खाएगा। बिल्कुल। हमारी संस्कृति ये नहीं कहती है। बिल्कुल। हमारी संस्कृति कहती है जो कमाएगा वो खिलाएगा। अब देखिए कितना बड़ा अंतर है सोचने का। अगर जो कमाएगा वो खिलाएगा का दायित्व तो समाज के प्रति कैसे सोचेगा? बिल्कुल उसका दायित्व। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसको बहुत सरल शब्दों में बड़ा अच्छा बोलते थे जी। वो बोलते थे उत्पादन में प्रतियोगिता चाहिए। बिल्कुल ठीक। फिर वो करते वितरण में समानता चाहिए। बहुत बढ़िया। और उपभोग में संयम चाहिए। बहुत अच्छा। जब हम संयम के साथ उपयोग करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे जो कमाएगा वो खाएगा, नहीं, जो कमाएगा वो खिलाएगा तभी होगा, क्योंकि जो कमाएगा वो एक राष्ट्रीय संसाधनों से पैदा होती है। बिल्कुल सही। जब कोई चीज राष्ट्रीय संसाधनों से पैदा हो रही है तो समाज का उस पर अधिकार है। बेसिक और जो नीड है वो सबकी पूरी होना यह सरकार की और समाज की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, इसमें एक चीज जो ध्यान में आती है, जैसे नैतिक शिक्षा की बात जो आई है, तो जो सेकुलरवादी जो एक सोच है इस देश में, वो जब नैतिक शिक्षा की बात आती है तो उसको संप्रदाय टच में ले आती है। तो इस स्थिति से जूझने के लिए किन तैयारियों की हमें आवश्यकता प्रतीत होती है? मुझे ऐसा लगता है आजादी के बाद देश का विकास जिस दिशा में होना चाहिए था उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उस समय के जो राजनेता थे, जो पॉलिटी सिस्टम था पूरा का पूरा, उन्होंने अपने आप को ही केवल केंद्रित करके अच्छा समाज के मूल विषयों से देश को भटकाया है। जी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था किस तरफ गई, किनके हाथों में थी? आजादी के बाद हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन कौन बने? तो मैं देखूंगा एक बड़ी फहरिस्त खड़ी है जिनका विचार भारत के विचार से नहीं मिलता था, जो भारतीय विचारों में बहुत आस्था नहीं रखते थे, उन्होंने बड़ी समय में लंबे समय तक देश के शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाला है। अगर मैं पत्रकारिता की बात कहूं, समाज का बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो पत्रकारिता में कम्युनिस्टों से प्रभावित होने वाले लोग ही पत्रकार कहलाते हैं। जी। मैं पढ़ रहा था एक दिन के वो बड़ा अच्छा किसी ने व्यंग्य किया कि जो मुंबई में 40वें माले पर बैठ करके हाथ में एक स्कॉच का गिलास लेते हैं, ओंठों पे सिगरेट होती है, कैक्टस का पौधा लगाते हैं बगल में, फिर पर्यावरण के ऊपर लिखते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोग पर्यावरण का भला नहीं कर सकते, समाज के बारे में चिंतन नहीं कर सकते। इनको अगर मैं एक शब्द में कहूं, वो वाणी की विलासता है या लीप सिंपैथी है, वो समाज में संस्कार खड़ा नहीं कर सकती। तो ऐसी लेखनी चाहिए थी, ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए थी, हम सब उनको दूर करते गए। समाज में व्यवस्थाएं थी, उन्हें सांप्रदायिकता के नाम पर, उन्हें अन्य नाम पर हम पीछे धकेलते गए। आधुनिकता की दौड़ में हम सब कुछ भूल गए और हम इतना आगे निकल गए, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो संस्कार हमसे बहुत पीछे रह गए। तो इसमें जो समय रहते इनको नहीं अपने आप में आत्मसात किया तो हम एक बहुत भयावह मोड़ पर खड़े हो जाएंगे, जो ऐसा भयावह होगा कि हम विकास के चरम पे तो खड़े होंगे लेकिन विनाश हमारे पीछे पड़ करके हमें पकड़ने के लिए दौड़ रहा होगा। तो अभी आपने जो एक पत्रकारिता की बात की, तो हम इसको पूरे प्रबुद्ध वर्ग के ऊपर लेके चलते हैं। तो कहाँ चूक हुई साहित्य में, हम कहाँ चूके कि नैतिक शिक्षा हमारे हाथ से चली गई और हम एक आधुनिक कहना चाहिए मानव को तो घर पाए, लेकिन वो जमीन से जब हटा तो हमें ऐसा लगा कि कहीं वो हवा में तैर रहा है। तो उसका बेस सांस्कृतिक रूप से मजबूत रहे, इसके लिए वर्तमान में क्या सुधार लगते हैं? मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने इस पर बहुत गहराई से देखते हैं जी, जब हम लोग बहुत छोटे थे, आप भी देखते होंगे, तो बहुत छोटा सा पहली क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को हम गा से गणेश पढ़ाते थे। हाँ, याद है, हमारी कक्षा में था ही, पढ़ाते थे। बिल्कुल। लेकिन हम सांप्रदायिकता के आरोप से बचने के लिए, हम सांप्रदायिक ना हो जाए इसके लिए हमने गा से गणेश पढ़ाने के बच्चों गा से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया जी। आखिर अगर जिस संस्कृति में, जिस संस्कार में, जिस देश में जिसकी आत्मा ही धर्म है, जो धर्म से ही जीता है, वो धर्म केवल एक पद्धति, जीवन पद्धति नहीं है, जिसमें धर्म एक जीवन जीने का तरीका है। कोई एक ग्रंथ नहीं है धर्म, कोई एक पूजा पद्धति धर्म नहीं है, एक पूरा संपूर्ण धर्म है। जैसे हमारे तो कहा गया अग्नि का अपना धर्म है जी।
पिता का अपना धर्म है, हाँ। पति का अपना धर्म है, पुत्र का अपना धर्म है, बिल्कुल। जल का अपना धर्म है, वायु का अपना धर्म है, जहां ये सब मानते हो, हाँ। जो देश पहाड़ों, पत्थरों, पानी, नदियों सबकी पूजा करता हो, बिल्कुल। जो एक चेतन में भी तो जीवन देखा जाता है, जड़ में भी जीवन देखता हो, हाँ। वो देश क्या चर्चा करने लगा। हम सांप्रदायिकता के नाम पर, सांप्रदायिकता का आरोप से बचने के लिए हमने अपने संस्कारों को कहां छोड़ दिया, उसकी तरफ हम देखना नहीं चाहते। तो इसमें कहीं अवेयरनेस की गुंजाइश हमें अभी दिखाई देती है, क्योंकि समाज का भी इसमें पूरा योगदान है। ये जो परिदृश्य बन रहा है, जिसे हम नकारात्मक परिदृश्य कहेंगे, बाल जीवन को लेकर, बाल क्राइम को लेकर, तो अवेयरनेस के लिए हम समाज से क्या अपेक्षा करें और सरकार की इसमें क्या भूमिका है? मुझे लगता है सरकार का काम, जैसे मैं समझता हूँ, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ जी, सामान्यतः आज की जो सरकारें कही जाती हैं, जो परिस्थितियां बनी हुई सरकारों की, जो गवर्नेंस और गवर्नमेंट के मॉडल खड़े हुए हैं, उसमें ऐसा मानते हैं कि सरकारें केवल क्राइसिस मैनेजमेंट का काम करती हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि केवल वो क्राइसिस मैनेजमेंट का काम कर रही हैं, वरना सरकार का काम तो संपूर्ण मानवता के संपूर्ण विकास के लिए होता ही है। और मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10, 15, 20 साल में हम देख रहे हैं, 10 साल के 15 साल में हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री उन जीवन मूल्यों को समाज में रिफ्लेक्ट करने का प्रयास भी कर रहे हैं और एक वातावरण भी बदल रहा है जी। तो सरकारों का तो अपना दायित्व है ही, लेकिन ये दायित्व है समाज का। बिल्कुल। मैं अक्सर बोलता हूं कि जो माता पिता ये समझते हैं कि वो अपने बच्चों को तो पढ़ा लिखा के बहुत अच्छी जगह पर बैठाने वाले हैं, आजू बाजू के सारे बच्चे, सारा समाज एक अच्छे वातावरण में नहीं पहुंच पाएगा, तो वो खराब होंगे तो आपका अच्छा रहना होकर के भी रह पाना संभव नहीं है। दुनिया के देशों के उदाहरण देख लीजिए, जब देशों में कोई स्थितियां खड़ी होती हैं तो ना ये देखा जाता है कि बड़ा है कि छोटा है, बिल्कुल अच्छा है कि बुरा है, वो पूरा का पूरा प्रभाव संपूर्ण मानवता पर पड़ता है। इसलिए जब भी हम समाज की बात करते हैं, इसलिए कहा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल, तो उसको संपूर्ण समाज का चिंतन करना पड़ेगा। जो देश, जो समाज, जो व्यवस्थाएं संपूर्ण चिंतन नहीं करती हैं, वो स्वतः धीमे धीमे नष्ट प्राय होने लगती हैं। दुनिया के और उठा के देश देख लीजिए, हम बोलते हैं रोम यूना मिट गए जहां से, आखिर रोम और यूना मिट गए तो क्या मिट गए? रोम नाम का देश है, यूनान नाम का देश है, वहां की जनता है, वहां की वो है, लेकिन वो संस्कृति मिट गई, संस्कृति, वो परंपराएं खत्म हो गई, वो मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई। तो अगर ये बनी रही तो हम हमेशा मानवता को, दुनिया को रास्ता दिखाते रहेंगे, और अगर ये मर गई तो हम अपने आप में होते हुए भी नष्ट प्राय हो जाएंगे। तो हमें आवश्यकता है हमारी संपूर्ण शिक्षा में, और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समाज की बनती है। हमारा सबसे बड़ी जो हिंदुस्तान की ताकत होती थी, वह संयुक्त परिवार। बिल्कुल। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि संयुक्त परिवार जैसी व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। बिल्कुल। आवश्यकता है हमें पुनः उसी पर जाने की, फिर से विचार करने की। हम बच्चों के सामने कौन सा साहित्य परोस रहे हैं? आज मुझे बताते हुए दुख होता है कि इंटरनेट की दुनिया हम देखते हैं तो एक क्लिक पे आप बच्चे क्या देख रहे हैं कुछ पता नहीं चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। 4 स्पेलिंग टाइप कीजिए, कितना गंदा लिटरेचर आ जाता है। सही बात। और अपन जानते हैं कि बाल मन पर बुरी चीजें ज्यादा प्रभाव डालती हैं बजाय अच्छी बातों के। अच्छी बातों के लिए प्रयास करना पड़ते हैं, वो प्रयास पूरे परिवार को मिलकर करना पड़ता है, पूरे समाज को मिलकर करना पड़ता है, लेकिन बुरा प्रभाव बड़ी आसानी से डल जाता है। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा एक वो शब्द कहा गया है कि गली गली मदरा बिचे, और दूध को बोलते हैं कि वो ठोर बिकाए। दूध की तो एक डेयरी होगी, सही बात है, एक वही होगा, दूध वाला घर घर ले जाकर के दूध बांटता है, लेकिन मदरा की दुकान पर लोग चल के जाते हैं। क्योंकि वास्तव में समाज को क्या चाहिए था? दूध चाहिए था। उसकी इतनी विडंबना है कि घर घर जाकर के बेचना पड़ रहा है, और इसके इतना सम्मान हो गया साहब के वो लोग जाकर के ले रहे हैं, जाके आ रहे हैं लोग। तो मैं अंत में जो बातचीत का अंत है वो एक सुझाव से करूंगा कि ऐसे में सामाजिक दायित्व क्या है, एक व्यक्ति होने के नाते हमारे दायित्व क्या है, एक एक्सपीरियंस होल्डर के नाते आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगा, संपूर्ण परिवार जी एक साथ मिलकर के 24 घंटे में 1 घंटा, कोई 2 घंटे का समय, 1 घंटे का ऐसा निकालें कि पूरा परिवार एक साथ में बैठ करके चर्चा करें। ठीक।
वो चर्चा मोबाइल नहीं होना चाहिए, हाँ। वो चर्चा फिल्में नहीं होनी चाहिए, वो चर्चा क्रिकेट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है वो चर्चा होना चाहिए जीवन मूल्यों पर। बिल्कुल। आज विडंबना इस बात की है कि जीवन मूल्यों की चर्चा नहीं होती, हाँ। आदर्शों की चर्चा नहीं होती, बिल्कुल ठीक। लोग अच्छे जीवन को अनुकरण कैसे करें इसकी कभी चर्चा नहीं होती, ठीक है। घर में धार्मिक चर्चाएं नहीं होती, एक साथ बैठ के पूरा परिवार भोजन नहीं करता, बिल्कुल। अपने नाते रिश्ते परिवार व्यवस्थाएं संरचनाओं की वो नहीं होती। बिल्कुल। आज पीढ़ी में तीसरे चौथे जो अपने दादा कौन है, दादा के पिताजी हाँ। कौन है, लोग नाम नहीं नाम नहीं जानते। जानते। धीमे धीमे नष्ट होती जा रही है व्यवस्था। बिल्कुल। इस पे हमें पुनः जाना पड़ेगा। बहुत सरल है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक परिवार को तय करना चाहिए कि एक समय का भोजन हम लोग एक साथ में एक करें। साथ करें। हम अपने बच्चों को समाज के प्रति संवेदनशील बनाएं। बिल्कुल। जो कोई हमारे घर के आसपास में कोई बस्ती होती है, बिल्कुल। उस बस्ती में जाकर के बच्चों को भी, उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है एहसास कराने का प्रयास करें। बिल्कुल। वो भी हमारी तरह ही हैं, आर्थिक रूप से कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इस भारत माता ने जिसको अपनी गोद में जन्म दिया है वो सब भाई भाई हैं। बिल्कुल। एक माँ की संतान जैसे भाई भाई होते हैं, तो भारत माता की संतान भाई भाई क्यों नहीं हुए? अवश्य। अगर मेरा अपनी माँ बायोलॉजिकल मदर के जो मेरे भाई होते हैं उनके प्रति मेरा दायित्व है, तो मेरा जो एक सांस्कृतिक दृष्टि से, जो एक आध्यात्मिक दृष्टि से, जो एक जगत जननी भारत माता के पुत्र के रूप में मेरे साथ हैं, उनके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। तो हम उस समाज की संवेदना को समझें, समाज की करुणा को समझें, समाज के दर्द को अपना दर्द समझने का प्रयास करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है संपूर्ण समस्याओं का हल इसी में है। मैं अंत में एक छोटा सा एक उदाहरण देकर के, मैं आपने उदाहरण का सब बोला था, मैं दूं तो मैं देखता हूं कि आज जब एनसीआरबी का डेटा उठा के देखते हैं, बिल्कुल ठीक। एनसीआरबी का डेटा बोलता है कि जो हमारे छोटे बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार होता है उसमें 90% से अधिक वो लोग होते हैं जो या तो परिचित हैं, या परिवार के हैं, नाते रिश्तेदार हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं कि बच्चा जिनके ऊपर विश्वास करता है उनके द्वारा होता है। तो ये बहुत चिंता वाली बात होती है, बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं अक्सर देखता हूं, बोलता हूं कि अगर कोई जो 2 साल के 4 साल के बच्चे को सर पे हाथ रख के सहला रहा है, गोदी में उठा रहा है, वो बच्चा थोड़ी समझता है कि इसके अंदर वासना है कि वात्सल्य है। सही बात। मोदी जी, जब वासना और वात्सल्य का अंतर खत्म होने लगे तो समाज में बहुत चिंतनीय व्यवस्था खड़ी हो जाती है। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं। वासना और वात्सल्य का अंतर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज में से संस्कारों की व्यवस्था करें, शिक्षा पद्धतियों में संस्कार लाएं। हमारे साधु संत वैसे ही अपने प्रवचनों में उसको उल्लेखित करें, हमारे साहित्यकार वैसा लिखें, हम बच्चों के सामने अच्छा साहित्य लाने का प्रयास करें। ध्रुव प्रहलाद और हमारे जो वीर पुरुषों की कहानियां वो सुनाएं, हम जोरावर सिंह फतेह सिंह की कहानी सुनाएं बच्चों को। कहाँ हैरी पॉटर में उलझा के रख दिया उनको? बिल्कुल ठीक। वास्तव में हमारे मूल हीरो कौन है जी? तो मैं अक्सर कहता हूं कि रियल लाइफ हीरो पहचानने का प्रयास करें, वो हमारे बच्चों को रियल लाइफ हीरो बचाएं। केवल उन्हें अंकों की दौड़ में नहीं, तो उसके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखारें और समाज के प्रति उसको एक संवेदनशील नागरिक बनाने का प्रयास करें। यही सारी समस्याओं का पहला और आखिरी हल है। डॉक्टर साहब, बातचीत का तो अंत में करने वाला था, लेकिन आपने एक बात कही, उससे मुझे याद आता है कि यह भारत सरकार ने अभी वीर बाल दिवस एक नई परंपरा शुरू की है, और जिस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित किया गया, राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मान किया गया, इस परिपाटी को आप क्या लगता है, आश्वस्त हैं आप कि हम ठीक और चल पड़े हैं? मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं जी, और बहुत संतोष के साथ कहता हूं इसको कि एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू की है देश के माननीय प्रधानमंत्री ने। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के अंदर जो भी विचार आते हैं वो मानवीय संवेदनाओं में से निकलते हैं विचार, वो उस तरह की व्यवस्था को जीते हैं। मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में उठा के देखिए, वीर बाल दिवस से अच्छा पवित्र कोई दिवस नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। समर्पण का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अवश्य। और अपने धर्म, अपने आस्था, अपने मान बिंदु, अपने धर्म के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता जो हमारे गुरुपुत्रों ने किया है। और पिता दशमेश की संतान जब वो बोल रहे हैं, बच्चों को सिखाना चाहिए, सुनाना चाहिए। मैं तो अक्सर बोलता हूँ जिस विद्यालय में जाता हूँ कि यहाँ कम से कम भारत के सभी परमवीर चक्र विजेताओं की फोटो लगाइए। कैसे पता चलेगा रियल हीरो कौन है? बिल्कुल नहीं तो फिल्मों का हीरो जो कैसे ही उसके डायलॉग कोई लिखता है, बोलता कोई है, उसके फोटो लगे, वही उनका हीरो होता है। वो अपने जीवन में रियल हीरो पहचान नहीं पाते हैं। कल उसने हीरो का रोल किया था, एंटी हीरो का रोल कर रहा है। तो हम कैसे अपने समाज को दिशा देना चाहेंगे? तो मुझे लगता है हमें इस पर काम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और अपने महापुरुषों को,
अपने क्रांतिकारियों को सिलेबस में जरूर लाना चाहिए। पहले हम लोग, आपको याद हो, मैं पढ़ता था, आप भी जब स्कूल में पढ़ते होंगे, तो हमारे यहाँ एक आखिरी में शनिवार को एक नैतिक शिक्षा बाल सभा होती थी। बाल सभा में यही होता था, कोर्स से हटके पुनः बाल सभा की आवश्यकता है, पुनः उस नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। नहीं तो मैं आपको बताऊंगा भी जो बड़े स्कूल हैं, जो सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, आईसीएसई हैं, उनमें जो चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं क्लास के बच्चों को एक्स्ट्रा कैरिकुलम के बारे में जो पढ़ाते हैं, वो भूत प्रेतों की कहानियां पढ़ाई जा रही हैं। अच्छा, अरे भाई, यहाँ तो जिंदा ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहूँ कि जिनका एक एक शब्द देवत्व की तरफ ले जाने वाला है। ऐसे क्रांतिकारियों को पढ़िए, ऐसे वीर बाल दिवस मनाइए, ऐसे गुरुपुत्रों को पढ़ाइए। अगर ये करेंगे तो हम जिस भारत की बात कर रहे हैं, भविष्य का वो भारत, बहुत उज्जवल भारत जो हमारे सामने दिख रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सारी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, उसके लिए आने वाली पीढ़ी को तैयार करना हमारा सबका दायित्व है। तो ये थे डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। आपके विचार हम सब ने सुने और हम इस निष्कर्ष पर बहुत संतोषजनक अवस्था में ये पाते हैं कि हाँ, अब हमें जड़ों से जोड़ने की आवश्यकता है, और जिसकी शुरुआत जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम देख पा रहे हैं, तो हम आश्वस्त हैं। एक सुनहरा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है और एक संस्कारित भारत हमारे लिए बाहें पसारे जैसे स्वागत को आतुर है। तो इसी के साथ डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।